वक्त हुआ है सलाम दक्कन का। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर आज एनडीए को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में मुश्तरका तौर पर इंतखाब लड़ने वाली शिवसेना ने खुद को एनडीए से अलग करने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना कोर्ट से मरकजी वजीर अरविंद सावंत ने कैबिनेट से अपना इस्तीफा पीएम मोदी को सौंप दिया है। इस्तीफे के बाद सावंत ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का इल्जाम भी लगाया। इसी बीच शिवसेना वफ्द ने गवर्नर से मुलाकात करने भी वहां पर पहुंची। इससे पहले सदर उद्धव ठाकरे ने पहले एनसीपी सदर शरद पवार के साथ मीटिंग की और बाद में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से फोन पर बात भी कर चुके हैं। इधर बीजेपी लगातार पार्टी लीडरान के साथ मीटिंग कर हालात पर नजर बनाए हुए है। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जींकडे पाठविला आहे। आज आप जानते हो कि 30 मई को मैंने इस देश के मंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। उसके बाद में मैंने 6 महीना जो पदभार संभाला वो भारी उद्योग और लोक उद्यम का जो पदभार मैं संभाल रहा था। दरमियान महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए, गठबंधन में चुनाव हुए, जनादेश मिला, फिर भी उसके लोकसभा चुनाव के पहले आप जानते हो कि आदरणीय उद्धव साहब ने गठबंधन टूटने की बात की थी। तो माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय उद्धव जी से मिले थे और उनमें एक सामंजस्य हुआ था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 50% सीटों का बंटवारा होगा और जो उसके बाद में परिणाम आएंगे तो जब सरकार बनेगी तो सरकार में मुख्यमंत्री पद के सहित हर पद का 50% बंटवारा होगा। महाराष्ट्र में पिछले 15 दिनों से राजनीतिक परिस्थिति काफी एक गर्म चरम पर है और मैं आपको इतना ही स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हमने बार बार कहा है कि बीजेपी और शिवसेना को मैंडेट मिला है, कांग्रेस और एनसीपी को नहीं। अब कल जब बीजेपी ने सरकार बनाने से इनकार किया है तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक वातावरण गर्म हो गया है। लोगों में एक दूसरे में क्या करना क्या नहीं करना ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। मैं सुबह से टीवी में देख रहा हूँ, कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई उप मुख्यमंत्री बन रहा है, सरकार बन चुकी है। ऐसी कोई भी बात मैं अधिकृत तौर से कह सकता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं हुई है। जो भी कुछ आगे बात अभी आज हम मिल रहे हैं, अब इस परिस्थिति का हम अध्ययन करेंगे और कोई जल्दबाजी में, क्योंकि ये कोई सरकार बनाने का और ये भी कोई प्राकृतिक सरकार नहीं होगी, कोई दूसरे लोगों के साथ बनाने की बात आएगी तो उसमें हमारी तैयारी है, कितने हद तक है नहीं है, ये सब अभी हम चर्चा करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी और महबूबा मुफ्ती की विचारधारा मिलती जुलती थी? हाँ, वो क्या लव जिहाद था क्या? हाँ, महबूबा मुफ्ती और मिस्टर हमारे बीजेपी के जो मित्र है उनका वहां जो चल रहा था, क्या हम उसे लव जिहाद कहेंगे? ये बगो ये बात छोड़ दीजिए। यहाँ की जो पार्टियां हैं इस राज्य की, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे और कोई पार्टी, ये कोई राष्ट्रद्रोही पार्टियां नहीं है, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से बनी हुई पार्टी नहीं है, इस मिट्टी की पार्टी है। खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ आशिफ इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ इकबाल, जिस तरह से संजय राउत का बयान आया और जिस तरह से जो इस्तीफा दिया है, इसके बाद अरविंद सावंत ने जो इस्तीफा दिया उसके बाद कह सकते हैं कि 25 साल पुराना जो इत्तेहाद था पूरी तरह से खत्म, और जो संजय राउत के तेवर थे जिन्होंने पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर में इत्तेहाद को लव जिहाद जैसा कहकर एक तीखा वार किया है, अब आगे क्या? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे है सफान की, अब ये आप कह सकते हैं बिल्कुल अरविंद सावंत के इस्तीफे के बाद लगभग ये तय हो गया था, लेकिन अब ये और तय हो गया क्योंकि अब ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अपने घर से निकल गए हैं राजभवन के लिए जी। तो मतलब साफ है कि जितनी भी कवायदें आज पूरे दिन रही है, पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि उद्धव ठाकरे खुद से बाहर निकलकर, अपने घर से बाहर निकलकर किसी का समर्थन मांगने के लिए शरद पवार के घर गए थे। अब आज तक ऐसा ही हुआ है कि जिसको भी समर्थन चाहिए होता था वो मातोश्री जाता था और वहां से समर्थन मिलती थी और उसके बाद वो आगे बढ़ता था जी।
खासतौर पे बीजेपी और शिवसेना का रिश्ता जो है बहुत पुराना रिश्ता है। एनडीए में अगर सबसे पुराना रिश्ता किसी का है तो वो शिवसेना और बीजेपी का था। लेकिन आज कहीं ना कहीं से जो ये रिश्ते में जो दरार आई है और साफ तौर पे अब देखने को मिल रहा है कि ये रिश्ता बिल्कुल टूट चुका है। अगर आप समझ लीजिए कि जो थोड़ी भी हमारे जो सोर्सेज कह रहे हैं और अगर थोड़ी भी रद्दोबदल नहीं होती है तो साफ तौर पे शिवसेना एनसीपी की सरकार बनेगी और उसको समर्थन बाहर से कांग्रेस पार्टी देगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भी लगातार सुबह से बैठक चल रही है। पहले सीडब्ल्यूसी हुई, उसके बाद 4 बजे सोनिया गांधी ने तमाम बड़े नेताओं को, महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेताओं को बुलाया अपने घर पे और उनके साथ चर्चा की। और आप समझ सकते हैं लगभग 2 घंटे से अधिक की वो चर्चाएं हुई हैं, तमाम बातें हुई हैं, क्योंकि शिवसेना के साथ जाना बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रिस्क था कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को ये बताना कि वो जिस पार्टी का सबसे ज्यादा विरोध करती रही है उसके साथ जाना और उसके मुद्दों को एंडोर्स करना बहुत बड़ी बात है कांग्रेस के लिए। लेकिन कांग्रेस को ये और तमाम विधायकों का जो प्रेशर था वो कहीं ना कहीं से लग रहा है कांग्रेस के लिए इसको मजबूर होना पड़ा कांग्रेस को समर्थन देने के लिए। और उसी पर अब ये निर्णय हुआ है कि अब कांग्रेस पार्टी भी बाहर समर्थन देगी। तो ये उद्धव की और सोनिया गांधी की जो मुलाकात हुई है ये एक पॉजिटिव मुलाकात के तौर पर कहा जा सकता है। फोन पर जो बात हुई है, जी फोन पर बात हुई, तो ये कहीं ना कहीं से देखिए साफ तौर पे है कि इन तमाम बातों को मुहर लगाता हुआ नजर आया। उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी की जो फोन पे बात हुई वो कहीं ना कहीं से मुहर लगा और वो बातचीत तब हुई है सवाल जब शरद पवार से उद्धव ठाकरे की मुलाकात हो चुकी थी। उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की मुलाकात लगभग 1.25 घंटे तक हुई है महाराष्ट्र में, मुंबई में। और उसके बाद फिर उन्होंने सोनिया गांधी से बात की, जब सोनिया गांधी ने तमाम बड़े नेताओं को बुलाया था महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेताओं को अपने घर पे 10 जनपद पे। उसी समय उद्धव ठाकरे ने सोनिया गांधी से बात की और वो बात तब होती है, एक बात समझिए, जब बड़े बड़े नेता बात करते हैं तो आप समझ लीजिए कि उसका कंक्रीट ये होता है कि तमाम चीजें तय हो जाती हैं, एक कर्टसी कॉल के तौर पे ये होता है। तो कहीं ना कहीं से ये साफ था। और अहमद पटेल जब अंदर जा रहे थे तो वो भी बहुत मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो कुछ होगा वो आपने उम्मीद नहीं किया होगा। तो मतलब साफ है कि इस उम्मीद में तो कोई भी नहीं था कि, क्योंकि जब शिवसेना और बीजेपी जो पहले से ही गठबंधन बना के सरकार चुनाव लड़ रही थी उनके गठबंधन को भरपूर बहुमत मिला और वो सरकार न बना के आज नया चीज देख रहा है। क्योंकि इसलिए कहते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता है, तय नहीं होता है। इसका एक जीता जाता सबूत है कि महाराष्ट्र में अब बीजेपी की सरकार नहीं बन के शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस, मान लीजिए आशिफ, कांग्रेस बाहर से समर्थन दे देती है और सरकार बन जाती है तो क्या समझा जाए जिस तरह से निगेटिव हालातों से गुजर रही है कांग्रेस, उसके लिए एक पॉजिटिव, एक खास कदम होगा ये? देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है सफान की, सरकार का मतलब होता है सत्ता में होना, सत्ता में मतलब होता है कि पावर आपके पास होना। तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस के तमाम विधायकों ने सोनिया गांधी को जो समझाया वो यही समझाया कि अगर हम पावर में रहेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं आम लोगों के लिए, अपनी उम्मीदें कायम कर सकते हैं। हम सरकार में अगर रहेंगे तो तमाम हम चीजों को कर सकते हैं, हम बेहतर कर सकते हैं और इसका इम्पैक्ट दूसरे राज्यों में पड़ेगा। और ऑलरेडी 3 राज्यों में सरकार है, बल्कि 4 राज्यों में, पुडुचेरी भी है, 4 राज्यों में कांग्रेस कहीं ना कहीं से अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनती है तो ये कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। क्योंकि अभी हाल में झारखंड में चुनाव होना है और वो उसका इम्पैक्ट, उसका फायदा, उसका फर्क पड़ेगा, फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशिफ इकबाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीधे तौर पर तस्वीर साफ होती हुई महाराष्ट्र की जो रस्साकशी है उस पर साफ होती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है। कर्नाटक की 15 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज से पर्चा नामजदगी का अमल शुरू हो गया है। ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने के बाद ये सिलसिला 11 से 18 नवंबर तक चलेगा। रियासत की 15 सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है, जिसकी वोटों की गिनती 9 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में कल मामले पर समाअत के बीच रियासत की 3 अहम जमातें बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस अलग अलग इंतखाब लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। वाज़ेह रहे कि रियासत में 17 एमएलए के इस्तीफे और बाद में उनके नाअहल करार दिए जाने के बाद ये इंतखाब हो रहा है। इस्तीफे देने वालों में 14 कांग्रेस के जबकि 3 जेडीएस के एमएलए थे, जिसकी वजह से कुमारस्वामी हुकूमत गिर गई थी। रियासती इलेक्शन कमीशन ने रियासत के अथानी, कागवाड़, गोकक, येल्लुपुरा, हिरकेरू, रणबेन्नूर, विजयनगर, चिकबल्लापुरा, केआरपुरा, यशवंतपुरा, महालक्ष्मी लायुत, शिवाजीनगर, होसकोटे, केआरपेटे और हंसूर सीटों पर वोटिंग के लिए ज़ाब्ता अखलाक नाफिज कर दिया है। तो कर्नाटक में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। बेंगलुरु में हुई पार्टी लीडरान की मीटिंग में उम्मीदवारों के नामों पर सिरे
9 से गौर किया गया। इस दौरान कुछ लीडरान के नाराज होने की भी खबर आई। हालांकि पार्टी के रियासती सदर दिनेश गुंडू राव ने इस तरह की खबरों से इनकार किया। मीटिंग के बाद पार्टी के लीडरान ने ज्यादातर सीटों पर जीत का दावा भी किया। उनका कहना है कि बीजेपी का धोखा पॉलिसी से आम लोगों में भारी नाराजगी है, जिसका सही जवाब लोग ज़िमनी इंतखाबात में देने का मन पूरी तरह से बना चुके हैं। वहीं जेडीएस ने अकेले इलेक्शन लड़ने के अपने फैसले पर कायम रहने का फैसला किया है। साबिक वज़ीर आज़म एचडी देवगौड़ा ने अच्छे मुजाहरे की यकीन जताते हुए इसे कारकुनान की ख्वाहिश भी बताया, जबकि बीजेपी लगातार ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। कर्नाटक में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बेंगलुरु में पार्टी लीडरान की मीटिंग में उम्मीदवारों के नामों पर सिरे 9 से गौर किया गया। इस दौरान कुछ लीडरान के नाराज होने की भी खबर आई। हालांकि पार्टी के रियासती सदर दिनेश गुंडू राव ने इस तरह की खबरों से इनकार किया। मीटिंग के बाद पार्टी लीडरान ने ज्यादातर सीटों पर जीत का दावा किया। उनका कहना है कि बीजेपी की धोखा पॉलिसी से आम लोगों में भारी नाराजगी है, जिसकी वजह से जवाब लोग ज़िमनी इंतखाबात में देने का मन बना चुके हैं। वहीं जेडीएस ने अकेले इलेक्शन लड़ने के अपने फैसले पर कायम रहने की बात कही है। साबिक वज़ीर आज़म एचडी देवगौड़ा ने अच्छे मुजाहरे का यकीन जताते हुए इसे कारकुनान की ख्वाहिश बताया, जबकि बीजेपी लगातार ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम है, ये कहना है, जो वहां पर मौजूद थे जिस वक्त ये ट्रेन हादसा हुआ और क्या कुछ हालात रहे थे उसके बारे में एक जो चश्मदीद थे वो इस बारे में बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक के शिवमोगा में म्यूनिसिपल महकमे की लापरवाही का मामला सामने आया है। पानी निकालने की पाइप बदलने में लापरवाही की वजह से इलाके में गंदा पानी दाखिल हो रहा है। रिहायशगाहों और स्कूलों में पानी के रिसाव की वजह से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इंतजामिया हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन मकामी लोग अपने नुकसान का रोना रो रहे हैं। उनका कहना है कि 3 पाइप की जगह 1 पाइप लगाने से ये परेशानी हुई है। दूसरी जानिब स्कूल में पानी जमा होने से बच्चों की पढ़ाई भी मुतासर हो रही है, जिससे लोगों में म्युनिसिपल महकमे के खिलाफ काफी नाराजगी का माहौल है। इलेक्शन कमीशन का नया रुतबा दिलाने वाले टीएन शेषन नहीं रहे। 86 साल की उम्र में कल उनका चेन्नई में इंतकाल हो गया। टीएन शेषन गुज़िश्ता कई सालों से बीमार चल रहे थे। शेषन को अब तक का सबसे कड़क इलेक्शन कमिश्नर माना जाता है। उनके दौर में कमीशन के कामों को आज भी लोग याद किया करते हैं। उस दौरान इंतखाबात के कई कवानीन में बदलाव करते हुए और सख्ती के साथ उनको अमल में भी लाया गया था। फर्जी वोटिंग पर रोक से लेकर उम्मीदवारों पर सख्ती का दहशत आज भी लीडरान में दिखाई देता है। तो सलाम दक्कन में अभी के लिए इतना ही।